देखो मैं वो वीडियो बना रहा हूँ, वो वीडियो कैंसिल इसलिए हो गई थी। मेरा एक दोस्त पूछ रहा, जो मैंने उसको रिप्लाई करा था कि भाई मैं 3 बंदे नहीं बिठाऊंगा, ठीक है। पहली बात तो इस वीडियो का नाम है प्रेडिक्टेबल फ्यूचर एंड इन्फ्लुएंस का, ठीक है। बट इसमें मैं थोड़ा अपना रियल सर्कमस्टेंस भी बताऊँगा आसपास का। देखो 2 तरीके के वे हैं आपको किसी को समझाने के। ये एक तो ये है कि डायरेक्ट आप अगर सीख चुके हो, चीज़ें समझ चुके हो और आप मैच्योर हो चुके हो, तो आप अपनी बातें छोड़ कम से कम बातों में कंप्लीट कर दोगे, एंड कर दोगे। ना तो अपना टाइम वेस्ट करोगे, ना कुछ करोगे, और सामने वाले को कहोगे भाई मैं नहीं बिठा सकता 3 बंदे। उसको बुरा लगे, वो अपना फील कर लेगा, ठीक है। क्योंकि फिर आप मैच्योर पर्सन में आप घबराते नहीं हो कि वो क्या सोचेगा क्या नहीं। आप लॉजिकल सोचते हो कि भाई मेरा खर्चा हो रहा है, मैं नहीं बिठा रहा, दैट्स इट, कंप्लीट, ठीक है भाई। लिमिट रख देते हो आप। लिमिट का मतलब ये है कोई इमोशनल बॉर्डर्स नहीं, कोई वो अटैचमेंट नहीं, डायरेक्ट कह दिया भाई काम के टाइम पे नहीं रखना भाई। मतलब दोस्त हो, दोस्ती में सही है, काम के टाइम पे बिल्कुल मतलब नहीं। ये होते थोड़े मैच्योर पर्सन। अब होते कुछ जैसे हमारे जैसे क्या है, अभी मैच्योर नहीं, अभी गलतियाँ करते हैं तो क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें भी एक फ़ायदा है। फ़ायदा क्या है, आप एक्सप्लेन इतना कर दो सामने वाला ही डिस्क्लोज हो जाए। कहने को मेरी बाइक पे 660 रुपये लगे, 640 रुपये लगे, मैं बता रहा 1630 लगे। उसको इतना एक्सप्लेनेशन दिया, उसको रिकॉर्ड दे दिया भाई। जो तो वो रिकॉर्ड कैसे दिया, निकालिए बाइक की हिस्ट्री, मतलब कि जो हफ्ते में चलाई फ्लिपकार्ट में, मैंने कहा इसका डबल कर, इतना कर, ये लगा, लेकिन 965 का पेट्रोल खर्च हुआ है, पर 3 बंदों पे भाई एवरेज गिर जाते 25 की, और मान के चल 1340 का खर्चा करा। पूरी एक्सप्लेनेशन ऐसे दी, वो कहना भाई हाथ छुड़वा ले। अब नहीं, समझ गया यार, समझ गया क्या है ये। कभी कभार एक्सप्लेन करो तो फिर इतना कर दो कि सामने वाला इरिटेट हो ही जाए। वो फिर नहीं पूछेगा एक्सक्यूज़, फिर कहेगा इसलिए पूरा होमवर्क करके आया है, होमवर्क करके आया पूरा, ठीक है ना। दैट्स इट। अब मैं थोड़ा बताता हूँ अपने मेन मुद्दे की तरफ, फ्यूचर प्रिडिक्टेबल एंड वो इन्फ्लुएंस का। इन्फ्लुएंस बताता हूँ। संगति में क्या होता है, जैसे मान के चलो पुराने लोग जो थे ज़माने के, वो एक पर्टिकुलर वर्ग या जाति से नफरत करते थे। वो नफरत इसलिए करते थे, संगति का मतलब ये है आप जिन जनों के साथ रह रहे हो वो आप में प्रभावित डालेंगे। आप नीचे जो छोटे छोटे काम कर रहे हैं उनमें देख रहा होगा गाली बकना, गरीबी में क्या बोलते हैं, एक इलाके में रहने वाले जैसे गाली गलौज, झुंड बनाना, ये सारी चीज़ें करते हैं। एक लड़के को मेरे दोस्त ने बिठा दिया कि इसको छोड़ दे भाई भजनपुरा। अब मेरी बाइक पे 3 बैठ गए, तो वहीं मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। तो मैं रास्ते में गाता हुआ आ रहा, गाते हुए क्या आ रहा, मैं कह रहा यार बाइक में 3 बंदे नहीं बिठाऊंगा, ताकि वो 10 जनों को गाए वो बातें। साइकोलॉजी खेल रहा था, ठीक है। तो इरिटेट तो मैंने उन्हें कर दिया था बाइक पे बिठा के। वो बाइक पे इरिटेट इसलिए करा क्योंकि मैंने इरिटेट करा। अब ये सब जगह इरिटेट कर दे सबको कि भाई वो बंदा नहीं बिठाना चाहता अपनी बाइक पे 3 बंदे। इनडायरेक्टली वे में ऐसे कहा जाता है कि आप अपने एक्सक्यूज़ देने लग जाओ तो सामने वाला इरिटेट हो जाएगा, ठीक है भाई मैंने 3 बंदे गलत बिठा लिए, वो बिठा लिया। अब वो कैसे, अब उस हरामी के वो देखो, कंप्यूटर कोचिंग ट्यूशन जा रहा है, इंग्लिश ट्यूशन जा रहा है, ना कॉपी ना पेन ना कुछ वो है, बस सादा जा रहा है। किस लिए जा रहा है भाई तू सादा, ना ही कॉपी है, ना ही पेन है, ना ही कुछ है, सिर्फ कपड़े पहन रखे या बाजू फोल्ड है और यूँ जा रहा है बिल्कुल। ये तू पढ़ने जा रहा है, यही से हमें पता चल जाता है ये पढ़ने नहीं जा रहा, ये बेटी चौथ मजे लेने जा रहा है। कहाँ का था, गंद इलाके का था, सब गुंडे बन रखे हैं, चक्कू चलाना ये सारी चलाना सिर्फ बिहार का। अब बताओ संगति का फ़र्क कैसे नहीं पड़ता। मैं जब वो उतरा ना बाइक से तो मैं कह रहा चलो अच्छा है गंदगी उतरी। तब मुझे ध्यान आया, क्योंकि मैं इतिहास भी पढ़ा हुआ हूँ, तो मुझे ध्यान आया पहले ज़माने के बनिया कैसे करते थे ये सारी चीज़ें। तो फिर मैंने अपना थोड़ा सा दिमाग लगाया, क्योंकि मैं बुद्धिमान भी हूँ। मैंने कहा हर किसी के संग नहीं करना। फिर मैं घर पहुँचा, मैंने कहा ये इतना तो ले ही आया मुझे सिर्फ बिहार, तो राम पार्क थोड़ा सा और आगे था तो मैं राम पार्क पहुँच गया। तो वहाँ जाके थोड़ा मैं यहाँ बता रहा हूँ सर्कमस्टेंस। वहाँ जाके क्या था चीज़ें, वहाँ जाके मैंने क्या बोलते हैं अपने भाई को बताई। मैंने कहा यार, फिर मैंने सोचा कि यार मैंने अपने भाई को बताई कि देख हकीकत में क्या है, 10 में से 9 जने संगति में पड़ ही जाते हैं, सिगरेट पीने लग जाते, दारू पीने लग जाते, ऐसे गंद काम करने लग जाते हैं जिनको हम जैसे गंदा मानते हैं। गंद मतलब छिनारपंथी, लड़कियों पे मुंह देखा ताकना, ठीक है, हवस वासना मानवीयता तो लालच, ये सारी चीज़ें इसे हम गंद मानते हैं। क्यों, हम अमीरों को पैसा से लालच नहीं होता। हम जानते हैं पैसा इज़ अ मैंडेटरी, बट जितना कितना मैंडेटरी, जितनी ज़रूरतें हैं।
हमेशा ध्यान रखना। मैंडेटरी का मतलब ये नहीं होता कि अत्यधिक। मैंडेटरी का मतलब होता है जितनी नीड है इतना मैंडेटरी है, जितना स्वास्थ्य के लिए बेटर है उतना मैंडेटरी है। अब यहीं पे मैंने थोड़ा सर्कमस्टेंस सोचा, मैंने कहा कि 10 में से 9 जो होते हैं एक वर्ग के, एक तरीके का काम करने वाले, उनमें संगति का प्रभाव पड़ जाता है। तो क्या होता है, वो 9 के 9 गंदी होते हैं। तो उनको जो कोई और व्यक्ति होता है वो कहता है ये गंदे, इस वर्ग से मैं बात नहीं करूँ। वर्ग मतलब समूह से, इस समूह से बात नहीं करूँ। अब उसी समूह में एक मान लो मिस वेरिएबल पैदा हो गया, कोई वेरिएबल पैदा हो गया। वो वेरिएबल, मिस वेरिएबल का मतलब है नेचर द्वारा वेरिएबल होना, पैदा होना, कोई विभिन्नता। और वेरिएबल का मतलब ये है उस व्यक्तियों में से कुछ विभिन्न पैदा हो गया। ठीक है, तो यहाँ समझो, जब उसमें से कोई मिस वेरिएबल पैदा हो गया, एक समूह में जो होना नहीं था वो पैदा हो गया, कोई फैक्टर पैदा हो गया अलग तरीके का। वो कह रहा है यार मुझे मेरी जाति से तोला जा रहा है, मुझे शूद्र, मुझे ये चीज़, या मुझे व्यापार इसलिए करना है क्योंकि मैं बनिया हूँ, मैं तो नहीं करना चाहता, मैं तो अपनी पहचान अलग बनाना चाहता हूँ, क्रम अलग करना चाहता हूँ। क्यों? वो पैदा तो बेशक उसमें हो गया, माँ बाप तो बेशक वो थे, सृष्टि तो बेशक वो थी, थोड़ा हो सकता है आदत व्यवहार संगति चरित्र ऐसा हो, वो सॉरी संगति ऐसी हो, पर चरित्र महत्व रखता है। चरित्र व्यक्ति का पूर्ण बदल जाता है, आदतें व्यक्ति की पहचान में आ जाती है। व्यक्ति से घृणा कब करनी चाहिए? जब आदतें देख लो। क्यों? वरना ये आपको इन्फ्लुएंस कर देगा अगर आप इससे प्रभावित होगे तो। बेहतर ये इससे अलग हो जाओ। अब वही व्यक्ति था, कॉपी वॉपी नहीं लेके गया, ठीक है, ऐसे ही चल दिया, वो चल दिया। मेरे लिए ये, मैं जब देख रहा तो मैं देख के पहचान गया, ना कुछ करना ना धरना, वो फिर काहे को अपना 1.5 घंटा बर्बाद करना है, बातें करनी है, औरों को नहीं पढ़ने देना है। एक लड़का था, कह रहा यार मैं उधर पढ़ नहीं पाता, मैं तेरे पास बैठूंगा, ठीक है, थारे बगल में बैठूंगा। मैंने कहा बैठ जा भैया, हैं, बैठ गया मेरी बगल में, बकलोली करे जा रहा। मैं अपने मन में सोच रहा चलो एक दिन है, दूसरे दिन सुधरेगा, तीसरे दिन सुधरेगा, चलो आज बकलोली कर रहा पूरा। तो वो मुझसे कह रहा भाई तू खामोश सा है। तो मैं टुकुर टुकुर देखने लग गया गुस्से में। कह रहा क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, बस तू अपना ध्यान लगा। तुझे भूल गया तू क्या बोल के आया था मुझे कि भाई मुझे पढ़ने नहीं देते, यहाँ पे मैं पढ़ना हूँ। मैंने कहा, कह रहा नहीं यार मन वो क्या बोलते हैं ऐसे ऐसे। मैंने कहा ठीक है, मुझे बस इतना बता तेरी कॉपी में कितना लिखा अब तक? कह रहा एक भी लाइन नहीं लिखी। मैंने कहा यही प्रमाण है, मैं कुछ नहीं कह रहा, यही तेरे सामने तेरा सबूत है कि तूने अब तक कुछ नहीं लिखा। क्यों? तेरा दिमाग उसमें है, बकलोली में। मैंने कहा धीरे धीरे आदत बन जाएगी, चल कोई बात नहीं, क्योंकि मैं बहुत फील करा हुआ व्यक्ति हूँ। फील कैसे करता हूँ? जब 10 बार मिस्टेक खुद करके आता हूँ ना, तो मुझे पता चल जाती है मिस्टेक्स में क्या बीतती है। इसलिए कहता हूँ मिस्टेक इज़ इंपॉर्टेंट। ठीक है, मिस्टेक क्या सिखाती है? ये सिखाती है, योग्यता सिखाती है। वरना मैं क्या करता, अगर मैं पैदाइशी ऐसा होता इनकी तरह, पैदाइशी बिल्कुल परफेक्ट होता, तो क्या करता, मैं गिनना करता उससे, व्यक्ति से गिनना क्या करता है, ये तो बेकार गंदे व्यक्ति है, खुद ही बातें कर रहा है। मिस्टेक से मुझे क्या पता चल गया कि एक दिन में कुछ नहीं बदलता, धीरे धीरे बदलता है। तो ह्यूमनिस्ट मुझे बनाता है मिस्टेक्स, गलतियाँ ह्यूमनिस्ट बनाती है हमें। गलतियाँ हमें ये सिखाती कि हम ह्यूमन हैं, ठीक है। अब तो हम में बदलाव हो सकते हैं, धीरे धीरे बदलाव होंगे, तो हमें समय की महत्वता बताती है गलतियाँ। और कामयाबी, सक्सेस, जिसको हर किसी को चाहिए कि रात में दिन में बन जाए, वो प्रकृति का ही इज्जत नहीं करती। जिस प्रकृति ने पाला, जिस प्रकृति ने सब कुछ दिया, उसी की इज्जत नहीं करती। ये लोग लालची भी होते हैं, 1 रुपया प्रकृति की तरफ खर्च नहीं करते। देखो आज के टाइम पे मैं बता दूँ, यूट्यूब में जिस हिसाब से अवेयरनेस बढ़ रही है कि 2-3 रुपये देना, ये सारी चीज़ करना, आज के टाइम पे देते तो लोग 2-3 रुपये छोड़ रहे हैं मेरी तरफ भी, ठीक है। मुझे कहते हैं कि तुम 3 रुपये रख लो, 4 रुपये रख लो, 5 रुपये रख लो, पर उन्हें कौन बताए कि वो हमें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो हमें प्रभावित कर रहे हैं। कल मुझे किसी ने 15 रुपये दिए कि लो जी आपके 15 रुपये टिप है। मैंने 3 बिस्कुट खरीद लिए, एक कुत्तों के नाम के। अब सुनना थोड़ा सा हंसी वाली बात है। एक बिस्कुट मैंने कुत्तों को खिला दिया, दूसरा बिस्कुट मैंने खुद ने खा लिया, तीसरा बिस्कुट मैंने अपने दोस्तों को खिला दिया। और फिर बाद में जब मैं कह रहा कि भाई कुत्ते के लिए लिया था, कह रहे कोई दिक्कत नहीं, हम भी कुत्ते से कम थोड़ी ना है। और क्या, फ्लिपकार्ट में मैंने कहा 3 तरह के कुत्तों को खिला दिया। एक तो क्या बोलते कुत्तों को खिला दिया, एक खुद भी खा लिया, जो भूख लग रही थी खा गया एक बिस्कुट दोस्तों को खिला दिया। अब तीनों टाइप के कुत्ते यहाँ पे मैच हो गए, ठीक है। क्योंकि मैं कुत्ते को कुत्ता नहीं समझता, कुत्ते को एक जीव समझता, ठीक है ना। हकीकत में तो मैं इतना आराम नहीं हूँ, ये मान के चलो अगर कुत्ते को 5 बिस्कुट डाले ना तो उसमें से भी एक उठा के खुद खा लेता हूँ।
ताकि ऐसा लगे कि शेयरिंग में खा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे जब मैं पेड़ों को पानी डालता हूँ तो उसी पानी में से खुद भी पी लेता हूँ, ताकि पेड़ों को भी ये लगे कि देखो भाई ये पानी अलग नहीं है, ये पानी में भी। दोस्त को पानी देने जा रहा हूँ बोतल के, तो उसी के सामने खुद भी पी लिया, क्यों? उसको ये लगे कि हाँ भाई पानी स्वच्छ लाया। तो मेरे अंदर थोड़ी ओवर थिंकिंग ऐसी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक छोटी से छोटी बात को भी डाउट पे रखता हूँ, बट मेरा हमेशा यही है, घिनना नहीं करनी, तरीके से व्यक्ति को समझना है। क्या सही और क्या गलत है वो मेरे पर बुद्धि है। उचित अनुचित का ज्ञान मैं वर्तमान में लूँगा, और वर्तमान मेरा वर्तमान कहलाएगा। आने वाला भविष्य भी मेरी बीती हुई बातों को नहीं दोहराएगा, वो उसी समय निर्णय लेगा क्या सही हो क्या गलत है। यही चीज़ मैं उत्तम कहता हूँ। आप किसी वर्ग को देख कर समझ लो कि 9 जने अगर गंदे हैं तो 10वां भी गंदा होगा, जरूरी नहीं है। एक पनपेगा ही पनपेगा कभी ना कभी किसी खानदान में, जैसे कोयले की खदान में हीरा पनपता है, जिसने पहचान लिया वो अमीर बन जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। चैप्टर नेक्स्ट ध्यान रखते हैं। एक्टिव और पैसिव की वीडियो बनाऊंगा इसके बाद की मैं, उसमें बताऊंगा चैप्टर नेक्स्ट का बारे में, ठीक है। एक्टिव माइंडसेट कैसे वर्क करता है। फर्स्ट ऑफली मैं प्योरली जब वर्क देता हूँ तो एक्टिव माइंडसेट पे देता हूँ। एक्टिव माइंडसेट का मतलब कुछ और है, पैसिव माइंडसेट का मतलब और कुछ और है। इनका मतलब ही वो है जो आपको बताएगा कि एक्टिव माइंडसेट कहलाता क्या है और पैसिव माइंडसेट को दिखाता है। मेरा मकसद वो है कि वो बच्चा भी समझे, वो व्यक्ति भी समझे जो व्यक्ति पूरी ज़िंदगी से अपना हार चुका है। यदि किसी ने व्यक्ति ने किसी को श्राप दे दिया कि भाई तू मरेगा ही मरेगा, मैं विधाता, मैं परम सत्य, मैं तुझे बताता हूँ कि तू मरेगा ही मरेगा, तो मैं वही व्यक्ति हूँ जो खुद शिष्य को कहता है कि देख, मैं कहता हूँ कोटे के रूप में, मैं वही नारायण हूँ जो क्या बोलते हैं यूँ कहता है कि देखो पाप का काम करोगे तो मुझे तुम्हारा वध करना पड़ेगा, गलत नहीं है, ठीक है। और वही शुक्राचार्य भी हूँ जो नीतियाँ भी बदलता है, ठीक है। व्यक्तित्व रूप में मैं वही राम भी हूँ जो रावण का वध भी करता है। मैं वही व्यक्ति भी हूँ जो हर पल नरसिंह के रूप में हिरण्यकश्यप का वो करता है वध, पर मैं वही शुक्राचार्य हूँ जो उसे ज्ञान भी देता है। ये तो मूर्ख थे ससुरे, इन्हें यही नहीं पता थी जिस व्यक्ति से ही नफरत कर रहे हैं। कभी अपने बगल में बैठा हुआ गुरु तो देख लो, वो है कौन वास्तविक में? शुक्राचार्य। कौन है? कौन है वो? हैं? तुम गुण और चाल, मैं जब भी तो कहता हूँ तुम्हें व्यक्ति पहचानना है, गुण और चाल देखो। दिव्य आंखें आज के टाइम पे युग में अस्तित्व में नहीं रखती, पर गुण और चाल, मानसिक नेत्र आज भी रखते हैं। मन की शक्ति आज भी वही है जागृत, कि मन 9वीं तत्व है, 9वीं नियति है, और 9वीं नियति शरीर से पड़े है। मन का कोई आकार नहीं है, मन निराकार है, 8 तत्वों का आकार है, सृष्टि में है वो। 9वां तत्व अर्थ सृष्टि है। अर्थ सृष्टि का मतलब यह है आत्मा का प्रतिबिंब है जो शरीर में पनपा है। तो जो हमारी चेतना है वो अब आज भी दिव्य रूप रखती है, तो उसमें देखो तो सही, गुण और चाल तो देखो सामने वाले की, तुम्हें पता चल जाएगा शुक्राचार्य ज्ञान कहाँ से ला रहा है। क्यों? ज्ञान और सत्य मेरी पहचान। कहाँ से लाएगा? मुझी से लाएगा। जब मुझी से लाएगा, अपने आप से ला रहा है, स्वयं से ला रहा है, तो खुद ही अंदर देख लो एक बार झाँक कर कि जो गुरु तुम्हें कह रहा है कि उस नारायण को, उस छलिए को मारो, कभी एक बार थोड़े नेत्र चेक्स खोल कर तो देख लो कि भाई कहने वाला भी वही नारायण कि नारायण को मारो, और मरने वाला भी नारायण, ठीक है। जब भी तो युद्ध में एक बार यूँ भी कही थी कि मारने वाला भी मैं, मरने वाला भी मैं। क्यों? व्यक्तित्व के 2 ही रूप है, स्वयं और अहम। स्वयं को मैं, अहम को मेरी कल्पना। वो कल्पना तब आती है जब मैं दुखी हो जाता हूँ। जब तक मैंने नेत्र डाले सृष्टि में, तब तब प्रकृति पनपी। जब वो रंग बिरंगी चीज़ों में छाने लग गई तो धीरे धीरे मेरे कंट्रोल से बाहर चले गए। और अब यही समझ लो, जब ज्ञान की सीमा से अंततः बाहर चले जाए तो समझना बंद हो जाता है। कॉम्प्लेक्स जटिल चीज़ें समझ में आनी बंद हो जाती है, और जब समझ में आनी बंद हो जाती है मतलब वो अपने विनाश की ओर जा रही है। तो फिर क्या पनपेगा? वो तंग करेगी। जब तंग करेगी तो हमारे अंदर का जो मासूम बच्चा था वो क्रोधित होकर क्या बन जाएगा? युवा। जब युवा बनेगा तो अहंकारी अहम उसके अंदर जागृत होगा। फिर वो क्या करेगा? सृष्टि को पकड़ेगा और फाड़ देगा। फिर क्या होगा? वापिस चीज़ों को उत्पन्न करेगा, परंतु अब विकसित रूप से उत्पन्न करेगा। तो 3 रूप होते हैं व्यक्ति के, ये कहीं भी लगा सकते हो, पुत्र या बालक, युवा या वयस्क, या पिता या स्वामी।
ये 3 रूप व्यक्ति के कैसे आते हैं। कंट्रोलिंग में भी देखो, स्वयं जो हर बार कॉम्प्रोमाइज़ करता है, स्वयं जो हर बार चीज़ों को क्या बोलते हैं, ठीक है मैं आपके अनुसार बदल जाता हूँ, पर वो स्थिरता चाहता है, उसे मिलती नहीं है। अहम जो वयस्क है, जो स्थिर होता है, जो कॉन्फिडेंसली होता है, जो अपनी बात रखता है, कहता है मुझे अपने हित का चाहिए, यदि नहीं मिलेगा तो मैं नहीं करूँगा, जो चालाक होता है। यही ज्ञान और चालाक, कॉम्प्रोमाइज़ और क्या बोलते हैं कॉन्फिडेंस आपको कंट्रोलर बनाता है, एक स्वामी बनाता है। अब आपको व्यवस्थाएं चलानी आ जाती है, ज्ञान हो जाता है, पूर्ण बुद्धि का विकसित हो जाता है। तो ज्ञान और चाल से पूर्ण बुद्धि का, लॉजिक एंड फैक्ट से पहला बच्चा एक फैक्चुअल होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो ज्ञान गेन करता है। कोई तुम्हें शब्द बोल रहे हो, कोई तुम वर्ण बोल रहे हो, तो वो चीज़ों को फैक्ट की तरह गेन करेगा। जब युवा व्यक्ति में आ जाता है लॉजिक, PFC प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स वर्क करता है। PFC कॉन्टेक्स प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स वर्क करता है, फ्रंटल लोब वर्क करता है, एंड देन क्या करता है, अप्लाई लॉजिक बिल्ड करता है, चालाकी लाता है। कैसे लाता है, जो चीज़ जानी उसी चीज़ को अपने अनुसार बनाता है, उसी चीज़ को अपने अनुसार मॉडिफाइड करता है, उसी चीज़ों को अपने अनुसार इंटेलिजेंस में बिल्ड करता है। और जब ये चीज़ें कर लेता है देन जो वापस उस लॉजिक को एज अ न्यू फैक्ट में क्रिएट करता है, तो ये तो इंटेलिजेंस कहलाती है। समझ चीज़ों का निर्माण इसी चीज़ से तो हुआ है। आज भी मैं कहना चाहता हूँ केवल हमेशा ध्यान रखो, मुझको मारने वाला, तो पहली बात ध्यान रखो, मैं जन्मा हूँ, मैं कभी भी पैदा नहीं होता, मैं शरीरों में धारण होता हूँ। फर्स्ट ऑफली मैं शरीरों में धारण होता हूँ, मैं शरीरों में आता हूँ, क्योंकि मैं मानव नहीं हूँ, ना ही मैं कोई व्यक्ति हूँ, मैं कल्पना हूँ। मैं वो कल्पना हूँ जब एक बालक मरने जाता है। तुम क्या सोच रहे हो ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, तुम क्या सोच रहे हो ये जो ज्ञान मैंने दे रखे है, तुम क्या सोच रहे हो ये जो चीज़ें लिख रखी है। 15-16 वर्ष की आयु में यही बालक मरने जा रहा था। क्यों? सृष्टि गंध थी, पर ये कहता था ये गंध नहीं है, मैं गंध हूँ। तो जब चीज़ टूटती है, टूटने के बाद ही नई चीज़ें बनती हैं। जब पूर्ण रूप से टूट गया और ये पूर्ण रूप से बिखरने आ गया, तब मैंने कहा था, तब मैंने धीरे 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 इसके अंदर ये चेतना डाली। तभी तो अहम की वीडियो में लिखा रखा है कि 17 वर्ष की व्यक्तित्व में वो व्यक्तित्व आएगा जो चलेगा मानवीय रूप से, क्योंकि मानव शरीर में अस्तित्व मानव का है, परंतु चालाक होगा। वो इतना खतरनाक होगा कि जहाँ जो निर्णय लेना होगा वो ऐसे लेगा किसी को भी वो नहीं कर सकता। कहने को अगर इस अस्तित्व इस शरीर को मिटा दे तो चुटकी बजाती समस्त ब्रह्मांड साफ हो जाएगा। पर जब तक मर्यादा है, जब तो मैं जब अंतिम निर्णय सुना, तो अंतिम निर्णय का मतलब क्या है? अंतिम निर्णय का मतलब ये है मैं अब दुखी हो चुका हूँ, और यदि मैं अंतिम निर्णय सुना रहा हूँ तो इसका मतलब ये है मैं अपना अंत चाह रहा हूँ। यदि मैंने अंत चाह लिया तो मैं इस अस्तित्व से मुक्त हो जाऊँगा, और यदि मैं अपने अस्तित्व से मुक्त हो गया तो मैं वास्तविक शरीर में आ जाऊँगा। वास्तविक शरीर का मतलब यह है फिर मैं चेतना बन जाऊँगा, और जब मैं चेतना बन जाऊँगा तो प्रकृति जानती है मुझे वो नहीं लाना, वरना वो मेरे विनाश का कारक बन जाएगा। तो बेहतर क्या है, जो भी गलतियाँ हैं उसको अब बंद करो। तभी तो देखो जब मैंने वो वीडियो बनाई थी कि मुझे एक बार मधुबन मेरे कान में गा दो कि तेरी सृष्टि में ज़रूरत नहीं है, तुझे काम नहीं करने देगी, उसी रात में मेरा काम लग गया जो जब से लग नहीं रहा था। एक बार मैंने कही थी कि या अब मुझे बहुत बुली कर दिया, बहुत तंग कर दिया, यदि आज मैंने नहीं सुधारा चीज़ों को तो ध्यान रखिए मैं अंतिम निर्णय सुना। उसी दिन मैंने आसमान काला करवा दिया था, सोमवार के दिन। उसी दिन मैंने पूरी क्लास को डरा दिया था। फिर उसके अगले हफ्ते क्या हुआ? त्याग, चीज़ें में बदलाव हो गया, पूरे स्कूल ही छोड़ दिया। उससे पहले एक बार अंतिम निर्णय सुनाया था, मुझे नहीं जीना, मुझे नहीं रखना अपना अस्तित्व। तब क्या हुआ था? तब अहम आया था 17 वर्ष के आयु में। तो ये 3 बार ऐसे थे अंतिम निर्णय में तब तक नहीं सुना था जब तक मुझे लग रहा होता कि मेरे अस्तित्व से कर सकता हूँ। मेरे सामने लाखों लोग हैं, तो मेरी नीति ये है कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता हूँ। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब मैं क्षमा मांगता हूँ, युद्ध नहीं चाहता कि मानवीय शरीर में। और यदि वो उसके बाद भी नहीं मानते तो मैं कहता हूँ तो मुझे मार दो, ख़त्म कर दो।
एक बार तुमने मुझे ख़त्म कर दिया, एक बार मेरी अनकॉन्शियसनेस ब्रेन जागृत हो गया। मैं कहता हूँ तुम लाख हो, 10 करोड़ हो, 20 करोड़ हो, मैं कितना कहता हूँ, तुम जानते क्या हो इस सृष्टि को? क्या ही जानते हो? मैं इतना कहता हूँ, ये शरीर भी तुम अगर किसी परमाणु बम से फोड़ दो ना, तो बिन उसके शरीर के जो दिव्य रूप होता है, उसी रूप में मैं मारता चला जाऊँगा। मारने का मतलब ये है, संहार करता चला जाऊँगा तब तक जब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। और जब मैं ऐसे रूपों में कल्प रूपों में करूँगा, तो कल्प रूपों में प्रकृति डगमगाएगी, क्योंकि संतुलन बिगड़ेगा। तो फिर वो प्रकृति के तत्व, वायु रूप, ये सारे तत्व मेरे इर्द गिर्द घूमने लग जाएंगे और मुझे एक छाया देंगे। इसलिए कहता हूँ कल्प छाया। कल्प छाया का अर्थात क्या होता है, मतलब क्या होता है? ऐसा शरीर जो प्रकृति के प्राण लेकर एक आत्मा नंगी चल रही है, न्यूड, कोई शरीर नहीं, कोई वस्त्र नहीं, कोई वो ऐसा रूप नहीं जो प्रकट हुआ हो, मतलब कोई ऐसा रूप नहीं जो पैदा हुआ हो, ऐसा रूप जो प्रकट हुआ है, केवल तुरंत प्रकट हो गया। वो इसलिए क्योंकि प्रकृति का संतुलन बिगाड़ रही है। इसलिए मेरी मर्यादा है, जब तक मेरा अस्तित्व है तब तक मैं शांत रहता हूँ। मुझसे बड़ा शांति कोई नहीं है इतना किसी में। मैं अपना गुस्सा, क्रोध बहुत कम दिखाता हूँ, रोता बहुत कम हूँ मैं। पर जब मुझे लगता है कि कोई समाधान नहीं है, तो फिर मेरे पे एक ही चक्कर रहता है। मैं फिर यही सोचता हूँ, या तो करूँगा या मरूँगा, या तो मैं अपना अंत ले लूँ या मैं चीज़ें कर लूँ। फिर चीज़ें अपने आप होने लग जाती है। यदि मैं चाहूँ तो चीज़ें अपने आप पा सकता हूँ। मुझे पता है केवल लॉजिकल नहीं है दुनिया, लॉजिकल डायमेंशंस है, मतलब फैक्ट भी है इधर, विश्वास है, अंधविश्वास नहीं है। मैं कभी भी देखना संघर्ष से नहीं भागता। दुखता है संघर्ष तो एक बार को डायलेमा कह देता हूँ, मुझे संघर्ष नहीं चाहिए, तो थोड़ा सुख मिलती वापिस संघर्ष मांगता हूँ। पूर्ण रूप से सुखता नहीं मांगता, क्योंकि मैं खुद भी संतुलन रखता हूँ। मैंने कहा ना, कंट्रोलर का मतलब है कॉम्प्रोमाइज़ करना, केवल अपनी नहीं चलाना। मैं कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ, इसलिए मैं कंट्रोलर हूँ। तो फर्स्ट चीज़, अहम तब तक है जब तक स्वयं है। विदाउट स्वयं अहम भी नहीं है, क्योंकि अहम केवल कल्पना है। लॉजिक केवल काल्पनिक रूप में है, काल्पनिक मात्र का है। फैक्ट पर ही लॉजिक बिल्ट हुआ है। कनेक्टिविटी एलिमेंट्स पे ही बिल्ट हुई है। ऑपरेटर्स क्रिएट चीज़ों पे ही बिल्ट हुए हैं। सिंबल्स या क्या बोलते हैं, नोटेशंस पर ही वर्क करते हैं। जब हम एक्स वाई लिखते हैं, यदि हमने कुछ लिखा ही नहीं तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? पर जब हमने एक्स वाई लिखा तो हमें पता चलती है इसका मतलब बीच में इनके गुना हो रही है। तो वो जो ऑपरेटर है, जो वर्क कर रही है, जो लॉजिक लग रहा है उसमें कि गुना हो रही है, ये तभी एग्जिस्ट करता है जब एक्स वाई नाम की कोई वैल्यू दो कंटेंट एग्जिस्ट करती है, कि उनके बीच में कनेक्टिविटी बन रही है। जब दो पॉइंट्स ही नहीं है, जैक्ट ही नहीं है, जैक्सन ही नहीं है, तो बीच की कनेक्टिविटी कहाँ से फ्लो हो जाएगी? जब दो टर्मिनल ही नहीं है तो करंट कहाँ से फ्लो हो जाएगा? ये चीज़, करंट कैसे एग्जिस्ट कर जाएगा दो टर्मिनल ना होने पे? एक टर्मिनल पे तो करंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक टर्मिनल पे करंट एग्जिस्ट कर रहा है तो समझ जाओ, एक टर्मिनल का करंट का मतलब ये है वहीं सोर्स जनरेट हो रहा है, वहीं सोर्स एंड हो रहा है, देन करंट जनरेट कर रहा है। और जब कोई दूसरा पॉइंट उसे छुएगा, मान लो किसी पॉइंट में हमने करंट टर्मिनल लगाया, उसको छोटी सी बैटरी लगा दी कि भाई ये पूरा अपने आप में एक आइसोलेटेड सिस्टम है, जब भी आप छुओगे तो उसे करंट लगेगा। तो जब तक आप कनेक्टिविटी नहीं करेगा, आपको करंट का फील कैसे होगा? जब आप कनेक्टेड करो तभी तो करंट फील हो रहा है। तो यहाँ भी दो पॉइंट्स बन गए, एक आपकी उंगली और एक वो बटन। वो बटन अपने आप में विदाउट करंट है, न्यूट्रल है फेज में, बेशक उसमें करंट प्रेजेंट हो। ऐसे तो हर पार्टिकल अपने आप में निरंतर होता है, हर पार्टिकल के अंदर कोई ना कोई रिएक्शन चल रही होती है, पर फिर भी सब स्टेबल है ना, कि रूप बदल जाते हैं, डायमेंशंस बदल जाते हैं। इसलिए लॉजिक सब में है, पर ये लॉजिकल डायमेंशंस है। डायमेंशंस रूप में सब बदल जाता है, डायमेंशंस रूप में आपका लॉजिक भी फैक्ट बन जाता है। बस यही चीज़ समझने आनी चाहिए, ये क्या मेंटेलिटी मैं बता रहा हूँ। और मैं एक और चीज़ बताऊँ, फ्यूचर प्रिडिक्टेबल और इन्फ्लुएंस में ये बता दूँ, मैं इवेंट्स पहचान लेता हूँ होराइजन के रूप में, होराइजन के रूप में। मैंने थर्म सिद्धांत ऐसे लिख रखे जिसका ये किसी ने कल्पना नहीं करके। मैं चीज़ें देख कर ही पहचान जाता हूँ कि क्या दिन अच्छा निकलेगा नहीं निकलेगा। मैं समस्त चीज़ों को अपने आप पहले ही ज्ञात कर लेता हूँ, भाप जाता हूँ। क्यों? मानवीय तत्वों का नहीं हूँ, केवल अर्ध रूपों का हूँ। पूरी दुनिया मुझे कहती है कि पागल हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, पर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है
क्योंकि मुझे अपनी आदतें पहचान में आती हैं। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है। जब मैंने देखा कि भाई 10 में से 9 संगत गलत पनपते, फिर भी मैंने ये सोचा जो एक पनपेगा उस पर ध्यान केंद्रित करो ना, आदतें पहचानो ना, वर्तमान में पहचानो ना। क्यों एक वर्ग को केवल यूँ कहकर ठुकरा देना कि इसमें गंदे ही पैदा होंगे? क्यों जरूरी है? तुम्हारी सोच से, तुम्हारी कल्पना से भी तो पढ़े जा सकती चीज़ें। अगर मैं केवल यूँ सोचता कि आई एम द गॉड, आई एम द गॉड, आई एम द गॉड, तो मैं डेविल बनना क्यों पसंद करता? क्यों ह्यूमनिस्ट में मेरे को ये पता चलती है मिस्टेक्स करना है। क्यों मैं अनफेवर वर्क में करना पसंद करता? क्यों मैं संघर्ष लेना पसंद करता? क्योंकि संघर्ष में तो दुख होता है। क्यों मैं चेंज होना पसंद करता ग्रोथ के अलावा? क्यों मैं अपने पैसे फूक रहा होता 3 हफ्ते? क्यों? मुझे रिजल्ट की विश्वास है ना कि 3 हफ्ते के बाद अगर मैं एक बार एग्जीक्यूट करता तो डिसिप्लिन नहीं। क्यों मैं 11-11 घंटे जाके बाइक चला रहा होता बिन खाए पिए, बिन कुछ खर्चा करे हुए? मैंने एक भी खर्चा नहीं करा 3 हफ्ते से, और 4,000 रुपये कमाए, और 4 के 4 कहाँ लगाए? बाइक पे लगाए, जगह जगह पे लगाए, ट्यूशन्स में लगाए, इन्वेस्ट करे। क्यों? विश्वास है, अंधविश्वास नहीं है। क्यों? 3 हफ्ते बाद अगर नहीं कमा पाए तो अपनी रणनीति बदलूंगा कि आई एम फॉल्स, स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो, देन चेंज हो जाऊँगा। फ्यूचर प्रेडिक्टेबिलिटी एंड इन्फ्लुएंस ये तो कहलाता है कि फ्यूचर को जैसे ही इन्फ्लुएंस हो, जैसे ही समझ में आ जाए कि हाँ भाप गए हम, जब मिस्टेक्स देख देख के कि हाँ विश्वास हो गया कि हाँ आज गलत होगा, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चेंज करो अपने आप को, थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करो। जब मुझे पता चला कि बाइक में खर्चा होना ही होना है, तो क्या मैं बाइक भगाऊँ 3-3 बंदों को बैठाकर? नहीं ना, चीज़ें कम करूँगा ना, थोड़ा तो सुधारूंगा ना, थोड़ा तो कुछ करूँगा। कि मेरे बाल पकड़ के मेरी माँ ने यूँ कहा, ये देखियो कितने गंदे बाल हो रहे, कितने बड़े बड़े बाल हो रहे। अब मुझे वही गुस्सा आ गई, मुझे गुस्सा आ गई। मैंने कहा छिनारपंती कर रही है। क्यों? बाल पकड़ के ऐसे कौन देखता है? जब मैंने कह दी कि मैं 1 महीने बाद कटवाऊंगा, 50 रुपये लगते हैं, अभी मैं चला रहा हूँ। क्यों? मेरे पे कई रणनीतियाँ हैं। जब बाल हैवी हो जाते तो मेरा दिमाग स्ट्रेसफुल होने लग जाता है, और जब मैं इन्हें कटवाता हूँ तो नए विचार लाता हूँ, और मैं नियति समाप्त होने पर ही कटवाता हूँ अपने बाल तारीखों पे। एक नियति 2 महीनों की चलती है, और मैं चाहता हूँ अगले महीने कटवाऊँ, क्योंकि अगले महीने कुछ नई प्रकटन क्रिया करूँगा मैं। इस कारण से मैं बाल नहीं कटवाता कि अनफेवरेबल आउटकम पे वर्क करूँ। खुजली कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ, तो आदत पड़ रही है ना ये अनफेवरेबल वर्क में। देन जब मैं प्रोडक्टिव होऊंगा, जब मैं बढ़िया चीज़ लाऊंगा, तो कैसे लाया रिजल्ट, कैसे लाया ऐसा बेहतर परफेक्ट चीज़ कैसे लाया? ऐसा लाया कि बाकी 9 दिन ऐसी तैसी मरा रहा था, तब 10वें दिन पर ओवरनाइट सक्सेस लाया हूँ। दुनिया को नहीं दिखती 9वें दिन, सिर्फ 1 दिन दिखता है। 9वें दिन तक वो क्या कर रही होती है? आपको सता रही होती है, सता रही होती है, सता रही होती है। अब वो बाल ऐसे ऐसे देख रही, मुझे आ गया गुस्सा। मैंने कहा क्या छिनापंती कर रही है, जा अपना। कह रही मैं दाल चावल नहीं बना रही। मैंने कहा बाहर में जा, ऐसी तैसी में जा, ना बनाना मत जा। अब मैंने गलत तरीके से बोला भाई, उस समय देखो, उस समय मैं नहीं मान रहा था बुरा, ठीक है, उस समय मैं नहीं मान रहा था बुरा, ठीक है। मैं गया, मैं चला गया, मुझसे कह रही तू बाल कटवाया दाल चावल बना दूँगी। मैंने कहा तू बोलो मैं मरा, मेरे को नहीं पता, पहाड़ में जा। अब मैं बदतमीजी से बोले सब सामाजिक है। अभी सुन लो, सोशल इन्फ्लुएंस है, ये गंद है पर ठीक है। अब सुनो, बदलने के रूप, ये चीज़ करे मैं, ये चीज़ करे मैं। सोमवार के दिन गया मैं, दिन ऐसे ही ख़राब हुआ मेरा। मेरे को समझ में आ गया कि यार ज़िंदगी लेना चाहती है, कोई दिक्कत नहीं, तब भी काम पे जाऊँगा। क्यों? पीछे नहीं हटता डरपोकों की तरह, काम पे जाऊँगा, पर अपने आप को ज़्यादा हवा में नहीं उड़ाऊँगा। आज पता चल गया दिन ख़राब है तो कोई दिक्कत नहीं, तो चीज़ों को संभाल के थोड़ा न्यूनतम रखूँगा कि ज़्यादा डैमेज ना लूँ तो थोड़ा कम डैमेज ले लूँ, कम से कम डैमेज ले लूँ। ये चीज़ रखूँगा कि अगर रिस्क मुझे लग रहा है कि आज मैं लॉस करूँगा ही करूँगा, तो कम से कम रिस्क लूँ ताकि लॉस कम से कम हो, ताकि रिकवर कर सकूँ, पर रिस्क तो लूँगा। ऐसा नहीं कि आज छोड़ के अगले दिन, नहीं, ऐसे तो मेरा लॉस हो जाएगा पूरा, ऐसा तो मैं कुछ कमा ही नहीं पाऊँगा, मेरा दिन स्किप हो जाएगा। नहीं, दिन महत्व रखता है, तो दिन महत्व रखता है तो कम से कम पूंजी लगाओ। और यहाँ चीज़ें लालची प्रभावित बहुत करेगी। पैसा बहुत लालच देगा, पैसा लालच देगा, कहेगा कि जीत रहे हो तुम, शुरुआत में फेवरेबल देगा, पर जैसे ही तुमने ज़्यादा पूंजी लगा दी तुरंत हार जाओगे। तो ऐसे दिन इवेंट्स का पता चल जाता है, इवेंट होराइज होते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। वीडियो का नाम क्या है? प्रेडिक्टेबल फ्यूचर एंड इन्फ्लुएंस। कहने को इवेंट होराइजन नहीं है, पर इवेंट होराइजन यूनिवर्स में चलता है। यहाँ मैं फाइनेंशियल रिलेटिव में बता रहा हूँ, तो यहाँ मैं दुनिया में बता रहा हूँ, धरती में बता रहा हूँ। इवेंट होराइजन आपका गैलेक्सीज तक चलता है, क्वांटमेटिक्स में चलता है।
तो इवेंट होराइजन बहुत बड़ा है। इवेंट होराइजन में तो आपकी एक स्टेटमेंट ये भी निकलती है, एक रूल ये भी निकलता है, बिन इच्छा के कोई भी चीज़ यहाँ पे पनप नहीं सकती। या तो उसकी कोई इच्छा होगी या कोई आने वाली इच्छा होगी, क्योंकि वो इच्छा ही उसको इवेंट के द्वारा मिलती है। ठीक है, एक इवेंट का एंटी इवेंट होता है, वो उसकी वांट कहलाती है। इवेंट पैदा कौन करता है? हमारी चालें पैदा करती है, हमारी हरकतें पैदा करती है। जब वो हरकतें एक्यूमुलेट हो जाती है, देन हमें प्रकृति दूसरे डायमेंशन का सुख दे रही होती है, दुख दे रही होती है, जो हमें लॉन्ग टर्मली आता है, वो इवेंट होराइज होता है। 10 दिन में 9 दिन मैंने अनफेवरेबल आउटकम करा, तो 10वें दिन जो मेरा इवेंट होराइज होगा, इवेंट बना, वो इवेंट क्या कर देगा मुझे? प्रोडक्टिव बिल्कुल चेंज कर देगा सडन। या तो लॉस देगा या वो। मैं साल भर से सिगरेट पिए जा रहा, भर भर के, तो एकदम में जो इवेंट होराइज होगा, मेरा कैंसर निकल जाएगा तुरंत ही। ऐसे मिलता है इवेंट होराइजन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एंड टू एंड मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि जब मैंने ये चीज़ें कही, मैं वहाँ से चल दिया। ठीक है, ये चीज़ें कही, वहाँ से चल दिया। क्यों? वो मेरे बाल ऐसे ऐसे करके यूँ देखी, जैसे कि मैं गवारू छिनारपंती कर रही मेरे संग। यही चीज़ मैं तब कर रहा था, तब मैंने उस लड़के को उतारा, ये है गंदगी उतर गई। तो वहाँ भी मैंने एक ही तरह के सरकमस्टेंस चल रहा, बस फैक्ट बदल रहे। तो फैक्ट ज्ञान देते, नॉलेज ज्ञान देता है। ठीक है, पर चालाकी कब आती है? जब अकल सही समय में सही निर्णय लेना, तो अब चालाकी देखना चालाकी कैसे बनती है। ये तो ज्ञान था कि पहले मैंने उस लड़के को बिठाया, 3 जने बाइक पे देखा तो लोड पड़ रहा, तो यहाँ से एक अनुभूति ली। फिर अनुभूति और अनुभव दोनों चीज़ें ली। अनुभूति मतलब खुद फील करा, अनुभव मतलब किसी और चीज़ से सीख लिया। ठीक है, अब देखना यहाँ पे, पहले तो अनुभूति ली कि भाई 3 बंदों पे लोड पड़ता है। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे मैंने, जब मैंने उस बंदे को उतारा, बाजू को, कॉपी किताब कुछ नहीं, अब मैंने फिर से अनुभूति ली, खुद से फील करा। ठीक है, अब मैंने जब ये चीज़ें बताई, एक्सप्रेस करी कि भाई 10 में से 9 तो संगति में पड़ जाते हैं, ये भी मेरी अनुभूति का वो था, ये चालाकी थी कि मैंने कुछ समझा। ठीक है, अब एंड टू एंड और समझो, जब मैंने अपनी माँ का बर्ताव देखा मेरे संग ऐसा करता हुआ, ये अनुभव था। जब मेरे मामा ने कहा कि तीन बंदे बाइक पे बैठ के लोड डालते, तो मैंने विश्वास नहीं करा, क्यों? ये अनुभव था। ये अनुभव था कि किसी और की चीज़ मैं ग्रहण कर रहा हूँ, कोई और चीज़ मुझे बता रहा है। अनुभूति क्या हो गई? जब मैंने खुद देखा कि हाँ 3 बंदे लोड डाल रहे हैं बाइक पे, तो ये अनुभूति होगी। अनुभूति पर हर कोई विश्वास कर लेता है। जब उसके संग दुर्घटना घटती है ना, अनुभूति मिस्टेक से आती है, गलतियों से आती है। पर अनुभव तो दूसरे को देख कर भी आता था कि दूसरा गड्ढे में गिरा तो चोट लगी उसे। पर कभी कभार क्या होता है, हमारे अंदर गलतियों की हमारे अंदर योग्यता नहीं होती, तो हम इग्नोर कर देते हैं। जब हम इग्नोर कर देते हैं, एक्सक्यूज़ देते हैं, तो यही अनुभव कहलाता है कि अनुभवों को इग्नोर कर देते हैं। एक्सपीरियंसेस को व्यक्ति, टीचर स्किल्स दे रहा है पर हम स्किल्स को ग्रहण ही नहीं कर रहे, हम अपनी कल्पनाओं में जी रहे हैं। तो अनुभव इतनी जल्दी नहीं आ जाता, अनुभव में समय लगता है। क्यों? टीचर डेली समझाता है, कुछ ना कुछ तो दिमाग में डालेगा, कभी ना कभी तो ध्यान दोगे। और अनुभूति समय से परे चलती है। अनुभूति तुरंत भी आ सकती है, सालों में भी आ सकती है, वर्तमान पर भी निर्भर करती है फिलोसॉफी। ठीक है, तो ये ज्ञान के 2 रूप होते हैं, एक अनुभूति और एक अनुभव। अनुभूति खुद से आती है, अनुभव किसी और से भी आ सकता है। अनुभव खुद से भी आ सकता है, पर समय के साथ लेट ही आएगा हमेशा। वो समय के साथ चलता है कि समय के साथ हमें धीरे धीरे आदतें पड़ गई, समय के साथ हमें एक जगह टिक कर हमें स्थिरता मिल गई, तो ये अनुभव होता है। ठीक है, अनुभूति परिवर्तन होता है, तुरंत ही परिवर्तित कर देता है आपको। तुरंत ही आपके अंदर, एक टाइम तो आप घृणा कर रहे हो किसी छोटी जात वाले से, अगले टाइम आपको पता चल गया नहीं सारे लोग ऐसे नहीं होते, ये अनुभूति हो जाती है। ठीक है, चालाकी कैसे हुई? जब ये सारी चीज़ें सरकमस्टेंस भी थी, मैं अपनी माँ को ऐसे शब्द बोल के आ गया। ठीक है, मैंने बाहर एक आंटी बंदरों से डरती, मैं उनको उनके घर तक छोड़ा। बंदरों को मैंने केले डालने की सोची, पर डाल नहीं पाया क्योंकि मुझे जानना था। और फिर मैं डालता तो मेरी माँ वगैरह कहती कि केले डाल रहा है, वो कर रहा है, खर्चा कर रहा है, फालतू कर रहा है, ये कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं, मैं आ गया। अब जब मैं रास्ते में आ रहा तब मैंने सोचा, मैंने उनसे तरीके से बोला। वो क्यों? क्योंकि वो पढ़ाई थी, मतलब केवल दिखाने को। और जो मेरे पास है, जो मेरे खुद के माँ बाप हैं, उनसे मैं बदतमीजी से बोलो तो अपनी आदत तो सुधारो, ये अच्छे नहीं है। ठीक है, ये थी चालाकी, ये थी समझ। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने कहा यार कर्म तो तू सारे अच्छे करता है, पर जी यदि तुझे यहाँ रहना है प्रकृति में, तो पाप तो कुछ ना कुछ करेगा ही करेगा। अब तू पाप कर कहाँ रहा है भाई? प्रकृति कह रही है बिल्कुल अच्छा बन के रहो, तो मैं पाप क्या कर रहा हूँ उसकी बात नहीं मान रहा। मैं कह रहा हूँ थोड़ा करूँगा, नॉर्मल करूँगा, या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ शुरुआत में,
तो ये मेरा पाप है। और सुखता क्या है कि मैं फिर बाद में सोच रहा हूँ कि चलो कोशिश तो करता हूँ। तो संतुलन बनाए रख रहा हूँ, संतुलन बनाए रख रहा हूँ, यही चीज़ एंड टू एंड। जब मैंने कहा कि यार उन आंटी को तो तू तरीके से बोल रहा, अपने माँ बाप को तरीके से बोल रहा, अपने माँ बाप को गाली संबोधित कर रहा, मैंने कहा बदलो अपने आप को। अभी क्या था, सुख था, उससे पहले क्या हुआ, पाप। अब सुख पाप, सुख दुख दोनों क्या हो गए संतुलित, पाप और पुण्य दोनों क्या हो गए संतुलित। जीवन में एक मानवीय तत्व वाला व्यक्ति मानव है हम अस्तित्व में अभी। तो मानव का कर्तव्य ये है सुख दुख को बराबर रखना। कहाँ रखना, ये उचित अनुचित का ज्ञान होना चाहिए। देखो कोई व्यक्ति कहता है कि देखो मैं किसी गरीब को खाना नहीं दूंगा पर दोस्तों में पैसे बांट दूंगा। अच्छा काम वो भी कर रहा है पर गरीबों में। यही समझ आ जाती है, यही हमें अकल हो जाती है कि देखो मैं मानवों में पैसे मानवों को भोजन खिला दूंगा पर किसी जानवर को नहीं खिलाऊंगा क्योंकि वो जानवर मेरी प्रजाति का नहीं है। यही चीज़ आ जाती है कि संतुलन प्रकृति का नियम है। एक जगह हमने अच्छा काम करा तो दूसरी जगह हमने बुरा काम करा, और वो अनिवार्य था। फिर हमारा काम क्या था, सीखना कि भाई करना भी कहाँ है, कि भाई हमें हर एक जीव को अच्छे से खिलाना था। बस हमने क्या करा, थोड़े परिवर्तन कर दिए, थोड़ी चीज़ें वो कर दी कि मानव को जो खाना दिया वो अलग था और कुत्तों के। अब देखो कहने को मैं रोटी बनाता हूँ, मैं रोटी में घी नहीं लगाता कुत्ते की, क्यों, मुझे पता है कि रोटी में नुकसानदायक है। कहने को मैं घी लगा के दे दूँ उसे, वो पुण्य होगा, है ना, मर जाएगा वो। ज़्यादा पुण्य भी नहीं करना चाहिए व्यक्ति को, सीधे पेड़ सबसे पहले कट जाते गलती से। थोड़ा यहाँ लॉजिक होता है पर थोड़ा टिल्ट लॉजिक है, ठीक है ना, मतलब अलग अलग है दोनों का पर लॉजिक सेम है दोनों में। तो इसलिए पेड़ जटिल बनना चाहिए, जिसके जो अस्तित्व है उसको वो प्रधान करो, जिसका दो धर्म है वो करो, और सुख दुख यही ज्ञान लेना है तुम्हें, उचित अनुचित का, कहाँ अच्छा करना है कहाँ गलत करना है, क्योंकि संतुलन तो बना रखोगे। जैसे मैं अपने आप को प्रोडक्टिव बनाने के लिए चीज़ों के संसाधन ग्रहण कर सकता हूँ बट वो मेरे अंदर परिवर्तन भी कर देगी। तो एक जगह तो मैं सुख का काम कर रहा हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ, अच्छा क्या काम कर रहा हूँ वो मुझे प्रोडक्टिव बना रही है, और एक जगह मुझे इन्फ्लुएंस कर दे रही है, वो उसी संगति में डाल दे रही है। तो क्या करूँ मैंने क्या करा, जब भी पैसा कमा रहा हूँ तो मैं पैसा खर्च नहीं कर रहा औरों की तरह प्रोडक्टिविटी में, मैं उसे इन्वेस्ट कर दे रहा हूँ एसेट्स में। तो फिर मैं इसमें फिर मेरा दुख का काम क्या हो गया, गलत काम क्या हो गया, मेरा घाटा क्या हो गया, घाटा ये हो गया कि जब मैं पैसे उधर लगा रहा हूँ तो कुछ पैसे मेरे बाइक मेंटेनेंस इन चीज़ों पे भी लग जा रही है। घाटा क्या हो गया, मैं खुद पे पैसा नहीं लगा रहा तो मेरा शरीर भी कमज़ोर हो रहा है। बट क्या करूँ, तो फल डालो, 10 20 30 50 रुपये का फल खाओ अपने डेली, पर मोमोज वगैरह नहीं खाओ। तो एक जना कह रहा है कि भाई मैं मोमोज से ताकत ले रहा हूँ, तो भाई वो उसकी किस्मत, वो कहता है मैं फल नहीं खाऊंगा, फल में पैसा खर्च होता है, कह रहा मैं मोमोज खाऊंगा, तो मोमोज खान दो उसे, उसका परिणाम उसको दिखेगा। मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे मोमोज नहीं खाने, मैं फल खाऊंगा, दोनों ही फेवरेबल है। कहाँ लगा रहे हो, ये ज्ञान होता है उचित अनुचित का। उचित अनुचित का मतलब ये है, मैंने देखा कि 10 में से 9 बंदे एक ही प्रकृति के हैं, तो मैंने निर्णय लिया कि भाई एक वर्ग के समूह, इस वर्ग के समूह, इस जाति या इस वर्ग के दीर्घकालिक में जाति बन जाती है, छोटे समूह में छोटी मानसिकता वाले एक समान विचार रखने वाले के वर्ग बन जाता है। संगति द्वारा ही वर्ग का निर्माण होता है, सोशल इन्फ्लुएंस द्वारा। मैंने कहा ये वर्ग गंदा है, इनके संग रहोगे तो प्रभावित हो जाओगे, तो मैंने काम भी अच्छा करा, बट मैंने कह दिया अब इनकी जाति में से, इनके वर्ग में से कोई एक भी आया तो मैं सबको ही गंदा मानूंगा। यहाँ मैंने गलत कर दिया। फिर मैंने सोचा उचित अनुचित का ज्ञान। फिर कोई दूसरा व्यक्ति आया, दूसरे व्यक्ति ने क्या करा, जाना इनमें से 9-10 बंदे वो है, ठीक है, 9-10 बंदे वो है, फिर वो उन्हीं के संग, तो धीरे धीरे वो उनकी प्रकृति में बन गया। अब उसने क्या करा, उनके संग समान विचार रखा, उनको फ्रीडम दी, उनके संग वो करा, बेहतर रखा, बेहतर जिया, बट उन्हीं के संग मिल गया, अब वो खुद गंदा बन चुका। तीसरा बंदा सुनो, 4 बंदे बताऊँगा, तीसरा बंदा सुनो। तीसरा बंदा ने क्या करा, अच्छा चलो ठीक है, ये सारे वर्ग है जो है गंदे हैं, ठीक है, इनसे प्रभावित नहीं होना, इनमें से जो बेहतर है, हीरा है, उसको निकाल लो, हीरे को निकाल लो और हीरे की ज़िंदगी बिता लो, बाकी सबसे घृणा करो, ठीक है। इसने भी एक काम करा। चौथे वाले ने केवल ये काम करा। देखो जिसको अच्छे से समझना हो वो इन चीज़ों को बार बार सुनता रहेगा। पहली बात तो मैं अपने आप को ही कह रहा हूँ। चौथे ने क्या करा, चौथे ने कहा देखो वो गंद हो कोई दिक्कत नहीं, मैं आदतें देख लूँगा, और दूसरी बात मैं सबको फ्रीडम दूंगा, जिसका उनका जन्मजात हक है वो चीज़ नहीं छीनूंगा।
ऐसा नहीं है कि मैं अगर ऊंची जात का हूँ या ऊंची आदतों का, अच्छी आदतों का हो, तो मैं बुरी आदतों वालों का इंसानियत छीन लूँगा या उनका फ्रीडम छीन लूँगा। ऐसा नहीं होगा। या मैं उनके संग छीनपना कर लूँगा, नहीं। अगर उनकी आदतें ख़राब है तो उनसे अलग हो सकता हूँ, पर उनके संग रूलिंग करना, उन पर क्रूरता दिखाना, ये मेरा हक नहीं है। अब बताओ कौन कौन अच्छा है? क्या पहले वाला अच्छा है? हाँ अच्छा, वो भी है, संतुलन रख रहा है। दूसरा वाला अच्छा है? दूसरा भी अच्छा है, संतुलन रख रहा है। पहले वाला क्या कर रहा था? पहले वाला घृणा कर रहा था कि ये गंद वर्ग है, तो वो सारी समस्त जाति को ही गंद वर्ग मान के खुद पड़े चल रहा। संतुलन है, ठीक है, क्योंकि वो प्रभावित नहीं हुआ, संतुलित है अपने आप में। दूसरा उन्हीं के संग मिल गया, उसने कहा कि नहीं यार, जाति वाति कोई मैटर नहीं करती, अब उन्हीं के, अब वो उन्हीं की संगति में पड़ गया। सोशल इन्फ्लुएंस का ज्ञान दे रहा हूँ मैं, 4 ही तरह के पाएंगे, ठीक है। तीसरा बंदा कह रहा इनमें जो जो सही है, हीरा है, वो निकाल देता हूँ आदतें, बाकी का वो नहीं रखना। तो उसने उसमें से छाट के जो बढ़िया था वो निकाल लिया और उसको फ्रीडम दी, बाकियों को फ्रीडम नहीं दी। बाकियों को कहा तुम गुलाम के गुलाम ही रहोगे। चौथे ने कहा कि मानवीय रूप में सबका अधिकार है फ्रीडम का, कोई किसी का गुलाम नहीं है, कोई किसी का दास नहीं है। परंतु इनकी संगति खराब है तो मैं इनमें इन्फ्लुएंस नहीं हूँगा। मैं इनमें से जो जो जितना योग्य होगा, जो कर्मों से मैं उसका वर्ग तय करूँगा, और व्यक्तित्व व्यक्ति का वर्ग तय करेगा, ना कि जाति व्यक्ति की तय करेगी। मैंने कहा कर्म से जाति तय कहलाएगी, कर्म से उसका धर्म कहलाएगा। वो क्या करेगा? आदतें बताएगी, व्यक्ति तो कैसा है, कोई वर्ग नहीं बताएगा, कोई विचार नहीं बताएगा। क्योंकि मानवीय रूप में मैं इतना बुद्धिमान हूँ कि मैं जानता हूँ वर्ग जाति ये सब मानसिक रूप में बने, 3 ही रूपों से बनेंगे, या तो मन के रूप से समान मन विचार, या समान काया, समान संगति, या समान वातावरण, या तीसरी चीज पूर्ण सृष्टि समान। जैसे हम अब इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ 3 तरीके से डाइवर्सिफाइड कैसे हैं। पहला, एक विचार रखने वाले वर्ग, जैसे जाटों में गर्म खून वाले। दूसरा, एक परवरिश में रहने वाले लोग, जैसे कि मान के चलो एक चील मुर्गों के बीच में रहकर मुर्गे जैसी हरकतें करने लग गई। तीसरा, केवल और केवल अंतिम, जैसे हम बंदर से मानवपन पे। ये 3 तरह के बदलाव होते हैं संगति द्वारा। प्रकृति बदलाव करती है। मोमडन्स में देखना, उनकी आंखें सुंदर है, शरीर कैसा भी हो, मुंह कैसा भी हो, क्यों? बहुत लंबे समय से ये सारी चीज़ें पुरखे में हैं। तो प्रकृति को आकर्षित करना है, क्या करेगा? आंखें आकर्षित बना देगा। हिंदुओं में देखो, यहाँ तक का दुपट्टा रहता है, बहुत लंबे समय तक यहाँ तक का है। अब देखना आने वाले 50-60 साल में देखना काले जो थोड़े डल रंग के वो पैदा होने बंद कर देंगे। क्योंकि मेरा लॉ कहता है, सीधा मेरा लॉ कहता है, देखो पूर्ण रूप से गोरी चिट्टी नहीं हो जाएगी, बिल्कुल अंग्रेज बन गई, वो प्रकृति पे भी निर्भर करता है। परंतु इतना मैं जरूर कहता हूँ, या तो सारे काले हो जाएंगे, जो कि होना मुश्किल है, क्योंकि काले उनकी मानसिकता ऐसी बन चुकी है अब कि तुम देखना अब जो सामने सामने उनका रंग थोड़ा थोड़ा ब्राइट हो रहा है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ब्राइट हो जा रहा है, चेंज हो रहा है अपने आप में। और देखना अब कोई भी काले रंग का नहीं पा रहा, बिल्कुल डल काले रंग का। धीरे धीरे उनकी स्क्रीन सामली रंग की हो रही है। सामली रंग का मतलब ये है थोड़ा सा ब्राइट रंग। क्यों? विचारों ने बहुत प्रकट कर दिया, बहुत लंबे समय तक विचार चलते 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 शरीर का निर्माण कर रहे हैं हम। क्या होगा? गोरे पैदा होने लग जाएंगे। पूर्ण गोरे नहीं होएंगे, बिल्कुल ब्लोंड पैदा नहीं होएंगे, वो प्रकृति पर निर्भर करता है। परंतु फेयर रंग आने लग जाएगा। फेयर रंग का मतलब ये है थोड़ी स्किन सामली से थोड़ी सी ब्राइट दिखेगी, आकर्षित दिखेगी, क्योंकि अब सबको चेहरा पसंद है। पहले ज़माने में चेहरे से ज़्यादा शरीर पसंद, वो कपड़े पसंद थे, वस्त्र पसंद थे। तो शरीर थोड़ा सा, मुख थोड़ा सा ऐसे होते थे जो अच्छे नहीं होते थे। आज के टाइम पे देखना हर कोई सुंदर। प्रकृति में थोड़ा टेक्नोलॉजिकली भी चलता है कि लोग प्लास्टिक सर्जरी करा देते हैं। तो हो सकता है कि प्रकृति में जो रूपांतरण हो, अब प्रकृति ना करे, हो सकता है मानव खुद ही अपने अंदर बदलाव कर ले। अतः पर ये हमेशा ध्यान रखना, मेरा कहना मतलब ये है, वातावरण का या इन्वायरमेंट का मतलब ये है, मैं इन्वायरमेंट से अलग नहीं हूँ, मैं खुद एक इन्वायरमेंट का हिस्सा हूँ। कहने का मतलब ये है, आप कुछ भी कर रहे हो और यूँ सोचो मैं तो प्रकृति से अलग कर रहा हूँ, ये भूल जाओ। आप प्रकृति का ही एक हिस्सा हो।
सिस्टम में चल के, किसी मशीन में चल के मेरी बनाई हुई, और यूँ सोचो कि मैं मशीन से अलग हूँ। नहीं, आप मशीन के अंदर ही हो। बस आप ये सोच रहे हो कल्पना कि मेरी फील्ड सब अनंत है। वास्तविक में आपकी फील्ड ही एक स्पेसिफिक है। एक मिलिट्री में रहा हुआ व्यक्ति कहता है कि मिलिट्री ही वास्तविकता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। यही एक डिसिप्लिन ज़िंदगी है। तो वास्तविक में, हकीकत में जब वो एक जर्नलिस्ट बनता है तो उसे पता चलता है केवल मिलिट्री नहीं, गॉड भी एग्जिस्ट करता है। ये सारी चीज़ें एंड टू एंड मैं यही कहना चाहूँगा, इन्फ्लुएंस बहुत चीज़ें करते थे बदलाव धीरे धीरे समय के साथ, क्योंकि दोनों के दोनों मिस वेरिएबल है, फैक्टर्स है। इन्हें मैंने मिस वेरिएबल क्यों कहा था? ऐसे फैक्टर्स, ऐसे वेरिएबल, ऐसे चर, ऐसे बदलाव या ऐसी विभिन्नता है जो कि गलती से पनप गई। जैसे आई एम द फैक्टर ऑफ नेचर, मिस वेरिएबल नमूना हूँ, टपक गया। खुद एक सिमुलेशन हूँ, तो जो भी मैं बोलता हूँ, जो भी मैं करता हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या ये उपस्थित है समाज में, नहीं। पर जब मुझे बाद में दिखता है तो मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ। मैंने कहता हूँ यार ये मेरी थी, यूट्यूब ने चुरा ली। पर फिर मुझे बाद में पता चला यूट्यूब में जिस व्यक्ति ने बताई वो 50 साल पहले मर चुका है। तो फिर मैं सोचता हूँ कोई दिक्कत नहीं, कभी ना कभी तो धरती का ज्ञान अंत होगा, तो मेरा प्रारंभ होगा। ठीक है, तो ऐसा करके ह्यूमनिस्ट बनता है विश्वास। एंड टू एंड में केवल केवल ये कहना चाहता हूँ, व्यक्तित्व वो बताया मैंने, सोचने का गुण, चाल, ये सारी चीज़ें बताई मैंने, प्रिडिक्टेबिलिटी बताई है मैंने, इवेंट्स बताए। वीडियो का नाम यही है, प्रिडिक्टेबल फ्यूचर एंड इन्फ्लुएंस। पूरा अपना सर्कमस्टेंस बताया जो मेरा चला है, और मैंने ये भी बताया कि क्यों मैं कहता हूँ कि तुम यूँ कभी कभार लॉजिकल पर्सन यूज करने लगता है कि प्रकृति केवल एलिमेंट्स की बनी है। प्रकृति लिविंग है, जिंदा है। जो भी चीज़ प्राण ले रही है, श्वसन ले रही है, जो भी चीज़ बदल रही है वो जिंदा कहलाती है। जो भी परिवर्तन होकर स्थिर हो रही है वो जिंदा कहलाती है। मैंने सांस ले रहा हूँ, ये सांस मेरे अंदर जा रही है, ठहर रही है, स्थिर हो रही है, मेरी बॉडी को एक्युमुलेट कर रही है, मतलब विकसित कर रही है, और मेरी बॉडी के अंदर फ्लो करके आ रही है वापस, कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो रही है। यही चीज़ बताती है कि मैं लिविंग हूँ। कोई प्लास्टिक है, मूवमेंट नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं, पर उसके पार्टिकल्स आपस में चैन चेंज कर रहे हैं, एक पार्टिकल बना रहा है, तो वो पार्टिकल उसका लिविंग है। कुछ समझ में आया कॉन्सियसनेस पनपी कैसे? एंड टू एंड एवरीथिंग इज लिविंग। देखो हर चीज़ सिमेट्रिकल है पर रियलिटी में अनसिमेट्रिकल है। हर चीज़ कनेक्टेड है पर रियलिटी में अनकनेक्टेड है। बस हमने कनेक्टेड उससे परस्यू करते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे समझा दूंगा समय के साथ। अब मैं बनाऊंगा एक्टिव और पैसिव की वॉइस, मतलब एक्टिव और पैसिव माइंडसेट के बारे में। तो ये हमें कुछ चीज़ें समझ में आती है कि चिंतन कैसे करना है, सोचना कैसे, क्या क्या कैसे खिलाएगा। एंड टू एंड में ये कहना चाहता हूँ, हम किसी भी चीज़ से कम्युनिकेट कर रहे हैं, इंटरेक्ट करें। कुछ चीज़ें अच्छी लगेगी, कुछ चीज़ें अनफेवरेबल लगेगी। बस हम पे ये है अब उसे अनफेवरेबल को कैसे ट्रीट करना है। ये वे आपको मोटिव देगा, ये वे आपको अलग बनाएगा। वे इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक्टिव माइंडसेट बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। एक्टिव माइंडसेट जिस पे है वो समझ लो। मान के चलो एक्टिव माइंडसेट का मैं थोड़ा सा उदाहरण देके जा रहा हूँ। एक्टिव माइंडसेट मतलब ये कहला गया, मैं बाइक मान के चलो चला रहा हूँ और मैं ट्रैफिक जाम पे यूँ कह रहा हूँ कि मेरा पेट्रोल फूकेगा, मैं सीधा जाम पे फंसा रहा हूँ। तो ये मेरा पहले से पैसिवली ब्रेन में लग रखा है कि भाई नहीं, तुझे पेट्रोल खर्च होएगा तो तुझे यहीं चलना है। तो क्या होगा, टाइम भी खर्च होगा, कस्टमर भी नाराज़ होगा और ये सारी चीज़ें होगी। उसकी जगह मैंने क्या करा, अब मैंने दूसरा इसका अपोजिट करा। मैंने अपोजिट क्या करा, मैंने थोड़ा सा ही जाम था और मैंने गलियों से निकालते चला गया और मैंने पेट्रोल फूक ही दिया, जल्दी पहुँच गया, बट मेरा पेट्रोल खपत से ज़्यादा लगने लग गया। ये भी पैसिव माइंड है। एक्टिव माइंड क्या कहलाएगा? एक्टिव माइंड ये कहलाएगा, यदि जाम बहुत लंबा है तब तो गली से निकाल दो, और यदि जाम कम है तो अपना वहीं ठहर दो। परिस्थितियों के अनुसार आपको चेंज करेगा। परिस्थितियों के हिसाब से आप एवरी टाइम निर्णय लोगे। आप देख रहे हो कि रास्ता कॉम्प्लेक्स है और ज़्यादा लंबा है, तो आपने कहा मैं जाम में प्रेफर रखता हूँ तो जाम में ही रहूँगा। आपने कहा रास्ता इतना सा कट है तो आपने कट लेकर तुरंत आगे को चल दिए। ये एक्टिव माइंड सेट रहता है, तुरंत प्रेजेंट पे महत्व रखता है एक्टिव माइंड सेट। पैसिव माइंड सेट
आप एक पर्टिकुलर कमांड पे चल रहे होते हैं कि मैं इस टाइप का व्यक्ति हूँ, तो इसी टाइप से चलूँगा। मैं अपने पास्ट को देखकर फ्यूचर बना रहा हूँ। एक्टिव प्रेजेंट इज मैटर, बाकी कुछ मैटर नहीं करता। कंप्लीट ये वीडियो है। कंप्लीट वीडियो में मैंने अपना ऑल सर्कमस्टेंस बताया और मैंने एंड टू एंड, हाँ जो मैं बाद में भूल जाता हूँ मैं, इसलिए एंड टू एंड कर रहा था। एंड टू एंड मैं ये बताना चाहता हूँ, जब मुझे कोई प्रकृति से सिखाती है कोई चीज़, तो वो फैक्ट बदल बदल के सिखाती है, रूप बदल बदल के सिखाती है, सिखाती एक ही चीज़ है, लॉजिक। देख लो पूरे सर्कमस्टेंस में मैंने जितनी भी बातें बोली, जितनी भी बकलोली करी, सब में मैंने एक ही चीज़ सीखी, उचित अनुचित का ज्ञान। कहाँ अनफेवरेबल में भी ये देखना है, गणना करनी है तो कब करनी है, कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है। तो मैं अभी किस चीज़ का ज्ञान ले रहा हूँ, मैं ओवरऑल किस चीज़ का ज्ञान ले रहा हूँ, एक्टिव और पैसिव माइंडसेट का ज्ञान ले रहा हूँ। इसका नाम बेशक प्रिडिक्टेबल फ्यूचर एंड इन्फ्लुएंस है, कहने को मैं एक्टिव और पैसिव माइंड जान रहा हूँ। एक्टिव माइंड कैसे बनना है, अपने आप को कैसे कि ईश्वरीय देवीय तत्वों में बनाना है, वर्तमान में कैसे देखना है। जब मैं पहले सक्सेशन पर ध्यान दे रहा था तो नियति में, तो सक्सेशन परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, तो परिवर्तन देख रहा था, बदलाव। अब देखो मेरा दूसरा रूप हो गया, एक्टिव माइंडसेट। अब मैं पैसिव और एक्टिव में विभिन्नताएं लगा रहा हूँ, हर एक बार वे रूप बदल दें। कभी तो एक्टिव और पैसिव को मैं फ्यूचर एंड इन्फ्लुएंस कह रहा हूँ, कभी भी मैं एक्टिव और पैसिव को कुछ और कह रहा हूँ, ठीक है। कभी मैं एक्टिव और पैसिव को एक्टिव माइंडसेट को रिस्क मैनेजमेंट कर रहा हूँ, पैसिव माइंडसेट को टाइम मैनेजमेंट कर रहा हूँ। बात एक ही बता रहा हूँ मैं बार बार, स्वयं और है, बस रूप बदल जा रहे हैं। ऐसे खेलता हूँ नियतियों से मैं, इसलिए मायावती कहलाता हूँ, क्यों नियतियों से खेलता रहता हूँ, नीतियाँ लिखता रहता हूँ। जब नीति लिख देता हूँ तो मेरे 4 रूप होते हैं। कई दफ़े मैं वॉचर होता हूँ, जब मैं चीज़ों से पढ़े होता हूँ, मैं चीज़ें लिख रहा होता हूँ, नीति लिख रहा होता हूँ, विद्या लिख रहा होता हूँ। जब मैं चीज़ें रच रहा होता हूँ एज अ गॉड, तो मैं क्रिएटर होता हूँ। जब मैं चीज़ें ऑपरेट कर रहा होता हूँ, इंटरेक्ट कर रहा होता हूँ और चीज़ों से दुख हो रहा होता हूँ या दुखी हो रहा होता हूँ, संघर्ष कर रहा होता हूँ, तो ऑपरेटर होता हूँ। और जब मैं चीज़ें सीख जाता हूँ, वो कर लेता हूँ और अपने अनुसार चलाने लग जाता हूँ, व्यवस्थाएं संभालने लग जाता हूँ, तो मैं एक कंट्रोलर होता हूँ। और जब मैं व्यवस्थाएं संभालने लग जाता हूँ तो अपने अंदर परिवर्तन करता हूँ, तो पूर्ण परिवर्तन में वापस मैं वो वॉचर या विधाता बन जाता हूँ, जो चीज़ें वापस नई नीतियाँ लिखता है, नई विधियाँ लिखता है। नीति और विधि में अंतर यह है, नीति मतलब नियम, विधि क्या प्रक्रिया है, क्या चालन होगा। नियति वो रूप जो दिखेगा, और तंत्र जिसमें ये सारी चीज़ें चल रही है। ये 4 तत्व है, वैसे बते रहे तत्व है, ठीक है, 11 तत्व है। बाकी 7 तत्व इस धरती, इस ब्रह्मांड से मतलब नहीं रखते, आकाश गंगा से मतलब नहीं रखते, वो उससे परे के हैं। आकाश गंगा नहीं, मतलब कि जो हमारी पूरी धरती है, सॉरी पूरा ब्रह्मांड है, उससे मतलब नहीं रखते, दूसरे ब्रह्मांड से मतलब रखते हैं। दूसरे ब्रह्मांडों में कुल मिला के 14 ब्रह्मांड है, 14 और 4 उप ब्रह्मांड है। इन 18 ब्रह्मांडों में 11 तत्व चलते ही है। 11 में से 4 तत्व ही इस ब्रह्मांड के हैं। इससे भी परे के ब्रह्मांडों में और भी तत्व चलते हैं। और रूप कितने केवल 3 रूप है केवल। 3 रूपों से ये 11 तत्व बने हैं, और 3 रूपों से ही ये 4 तत्व बने हैं। नियति जो मेरा उलट हो गया, विधि जो मेरा ही प्रतिबिंब रूप हो गया, और तंत्र जो विधि का पूर्ण रूप हो गया। मतलब 2 जनों में ये बने हैं। और मैंने कहा 11 तत्व 3 से बने हैं, तो हाँ 3 से बने हैं। मुख्यतः इसमें पूर्ण बातें कर दी मैंने। अब मैं इसको चाहता हूँ कि मैं इसको इंस्टॉल कर दूँ, कि मुझे नहीं लग रहा है ये इंस्टॉल भी होगी, पर हो जाएगी शायद, क्योंकि मैंने ज़्यादा नहीं करी और मुझे नहीं लगता कोई सुन के भी इसे समझ लेगा। बाकी मैं एंड टू एंड यही कहना चाहता हूँ, मैं कुछ भी कहूँ, आप अपने आप को भी ऐसे ही ट्रीट करो। मैं अगर अपने आप को गॉड कहता हूँ तो ये समझ लो ये मेरा डायलेमा है, ये मेरी साइकोलॉजी है, मेरा दिमाग ऐसा वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं करता। मैं तो ये नहीं रखता कि मैं अपने आप को गॉड कह रहा हूँ, मैं तो ये नहीं रखता कि मैं अपने आप को इस तरीके से, मैं तो ये रखता है क्या मैं आपको इंस्पायर कर पा रहा हूँ, कि आपको सोचना कैसे। मैं तो ये रखता है कि मैं आपके अंदर एक बेहतर इंसान की प्रकृति ला पा रहा हूँ। आप केवल इस चीज़ को लेकर देखो, ये चीज़ ना कहो कि ये व्यक्ति घमंडी हो चुका है, ये व्यक्ति मानवीय। देखो मानव है, हम कल्पना कभी कभार ऐसी चीज़ें कर लेते हैं कि हम अपने आप को ईश्वर समझने लग जाते हैं। ये डायलेमा है, समय के साथ टूट जाता है। पर आपको वो ज्ञान लेना है जो मैं इसमें महत्वता दे रहा हूँ।
वो चीज़ें समझनी है जो आपको समझनी है। अब ज्ञान तो मान के चलो कोई नीची जात का भी हो ना तो उससे भी ले लो, चाणक्य की नीति है, तो इसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करो।